नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आप सभी यदि हमारे पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता होगा, और यदि आप नए व्यूवर हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, लास्ट एग्ज़ाम में RSCAT की अपार सफलता के बाद ये जो अगले वीडियो के लिए आपके लिए प्रश्न उत्तर आए हैं, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट एग्ज़ाम में RSCAT के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे YouTube चैनल वैकेंसी ग्रुप पर अपलोड किए गए थे, उनमें से 35 में से 35 पूरे प्रश्न मिले हैं। यदि आपको इस बात का प्रमाण चाहिए तो आप हमारी आंसर की वीडियो पर जाइए, उसके कमेंट्स देख लीजिए। वहाँ पर पूरे बच्चों ने बताया कि सर कितना % आपके यहाँ से पेपर मिला है, तो आपको वहाँ से विश्वास हो जाएगा। उसके बाद आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ मिलते रहें और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। GBPS का अर्थ क्या है? GBPS का क्या तात्पर्य है? फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं गीगा बिट्स प्रति सेकंड, ग्रेट बिट्स पब्लिक सिक्योर, ग्लोबल बिट्स पब्लिक सिक्योर, या फिर गुड बिट स्पॉट्स सिक्योर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा GBPS का पूरा नाम गीगा बिट्स पर सेकंड होता है, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, गीगा बिट्स। अगर यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि BPS का पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे बिट्स पर सेकंड, बिट्स प्रति सेकंड। अगर MBPS का पूछा जाए तो बताएंगे मेगा बिट्स प्रति सेकंड, और KBPS का बताया जाए तो किलो बिट्स पर सेकंड। ऐसा करके मैंने आपको 3-4 आपकी इससे रिलेटेड जो है सभी फुल फॉर्म्स बताए हैं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मैं आपको इसी प्रकार सभी प्रकार के जो है क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से तैयारी करवाऊंगा, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखें, समझें और अच्छी तैयारी के लिए आप जाएं। मैं उम्मीद करूंगा कि पिछले जिन विद्यार्थियों ने हमारे वीडियोज़ देखे थे, उनकी अच्छी जिनकी परसेंटेज बनी है, उसी प्रकार आपकी भी सबकी अच्छी परसेंटेज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शंस है MS वर्ड, MS आउटलुक, MS एक्सेल, या फिर MS पावर पॉइंट। और मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसका जो सही जवाब है वो है MS आउटलुक। इसे हम व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के नाम से भी जाने जाता है। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS आउटलुक, ये इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला बन सकता है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है। तीसरा, ऐसा सॉफ्टवेयर जो ईमेल संचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे करके 3 आपके प्रश्न इससे संबंधित बन रहे हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों, जितने भी प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो भी इसके साथ आ जाएगा यूट्यूब पर, आप देख लेना। ठीक है, वहाँ से, और इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने कंप्लीट वैकेंसी गुरु के वीडियोस देख लिए, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर ली, तो आपकी 80% से अबू परसेंटेज बनाने की गारंटी हमारी है। आप हमारे से एग्ज़ाम के दिन आंसर की भी मिलना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितने % बन रही है, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो पूरे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सारे वीडियोस अच्छे से देख लेना, समझ लेना। प्लस एक और बात मैं आपको बता दूं, डेली जो लाइव क्लास है RSCAT की, वो शाम 6:30 बजे लगती है, तो आप उसमें ज्वाइन करके रेगुलर पढ़ें। ठीक है, वक्तव्य 1, तीसरा प्रश्न है, आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, मतलब वक्तव्य 1 गलत है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, स्प्रेडशीट के सेल कोशिका के मान वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। ये कहता है कि स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में किसी सेल के अंदर किसी भी जो है मान को, वैल्यू को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये कह रहा है कि आप सेल में लिखे हुए डेटा को सॉर्ट कर सकते हो क्या, यानी आरोही व अवरोही क्रम में जमा सकते हो क्या? बिल्कुल हम जमा सकते हैं। तो यानी पहला ऑप्शन गलत, दूसरा सही। अभी इन ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पर वक्तव्य 1 गलत और वक्तव्य 2 सही कौन सा है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर कि वक्तव्य 1 गलत और दूसरा सही ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, तो ये इसका सही जवाब है। इस प्रकार के एग्जाम में आजकल प्रश्न आते हैं, तो आपको ध्यान से इनको समझना और कैसे जवाब देना ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं, वक्तव्य का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस जो है ये NTFS का पूरा नाम है। बिल्कुल ये वक्तव्य सही है। NTFS का पूरा नाम
न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। दूसरा है एमएस एक्सेल में सेल, रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। बिल्कुल ये भी प्रश्न सही है। मतलब एमएस एक्सेल में जो रो होती है और जो कॉलम होता है वो एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, जैसे ये कॉलम है ये रो है, जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे तो एक बॉक्स का निर्माण होगा, इस बॉक्स को सेल कहते हैं। और ये बात भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए यानी वक्तव्य ए और वक्तव्य दो दोनों ही सही है। तो यहाँ पर देखिए आप, वक्तव्य ए और दो दोनों सही है। कौन सा है? इसका जो सही जवाब है वो है डी ऑप्शन, वक्तव्य एक और वक्तव्य दो दोनों ही सही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीच में जो है आपको मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनके जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उससे ये समझ पाऊंगा कि आपकी तैयारी कैसी है RCIT की, आपकी तैयारी का उससे पता लग जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर प्रश्न देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में प्रश्न पूछूंगा तो आप पूरा वीडियो देखें और समझें। IP पते का मान्य उदाहरण कौन सा है? निम्न में से कौन सा एक IP एड्रेस है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, IP एड्रेस जो होता है उसमें संख्याएँ होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि उसमें नंबर होते हैं। तो जहाँ कहीं पे भी ऑप्शंस में नंबर हो और वो नंबर जो है 3-3 डिजिट के फॉर्मेट में होते हैं, जैसे 192 यहाँ पर आ गया, फिर डॉट आया, 168 आ गया, फिर उसके बाद एक एक डिजिट का भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक IP एड्रेस का उदाहरण है। और यहाँ पर किस किस के उदाहरण दे रखे हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये एक IP एड्रेस है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शंस के बारे में समझा दूँ। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो इसे हम फाइल का पाथ कहते हैं, फाइल पाथ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, फाइल पाथ है। ये आपका एक ईमेल एड्रेस है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये एक ईमेल एड्रेस है, क्योंकि इसमें @ का चिन्ह आ रखा है। ठीक है, तो ये @ का चिन्ह जिसमें आता है वो ईमेल एड्रेस होता है। और ये जहाँ पर www लिखा होता है वो एक वेबसाइट का URL होता है, यानी एक वेबसाइट का पता होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक पाथ हो गया, ये एक ईमेल हो गया, ये URL हो गया और ये IP एड्रेस हो गया। ठीक है, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन समझ में आए होंगे। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को खालिस्तान फील्ड में डालें तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा, लेकिन वह अन्य प्राप्तकर्ता को ईमेल, मतलब अन्य कोई प्राप्तकर्ता जो है उसका ईमेल पता नहीं देख पाएगा कि मेरे अलावा ये किसको और भेजा गया है। ये प्रश्न क्या कह रहा है आप ध्यान से समझे। ये कहना चाह रहा है कि जब आप किसी को मेल सेंड करते हैं तो आप उसका ईमेल एड्रेस ऐसी जगह पर लिखें जहां पर लिखने से अन्य प्राप्तकर्ताओं को ये नहीं पता लगे कि मेरे अलावा ये मेल किसको भेजा गया है। तो उसके लिए दोस्तों आप BCC फील्ड का चयन करेंगे। ठीक है, BCC फील्ड ईमेल के अंदर होता है और इसका पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये आपको पता होना चाहिए, ये इसका सही जवाब है। आगे हम चलते हैं, CC का पूरा नाम क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। जंक ईमेल क्या होते हैं दोस्तों? जंक ईमेल्स को हम स्पैम कहते हैं। ऐसे मेल जिनमें वायरस होने का खतरा हो या फिर जिनमें दुर्भावनापूर्ण कुछ संदेह जिन पर हो, ऐसे मेल हो, उन्हें जंक मेल या स्पैम मेल्स कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगा। यदि आप RCIT में अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं और आपकी अभी तक कोई भी तैयारी नहीं है, मतलब आपने सेंटर से तैयारी ही नहीं की या फिर आप गए नहीं या फिर गए भी थे आपकी तैयारी नहीं हुई, तो दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहूँगा। आप अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और वहाँ से वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और उसमें से पूरा कंप्लीट जितना भी कोर्स है वो पढ़ लें। अगर आपने ये कंप्लीट कोर्स पढ़ लिया तो आपकी अच्छी परसेंटेज 80 से अबूव बन जाएगी, ये मैं आपको विश्वास सहित बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको कोर्स खरीदने के लिए 99 का क्रेश कोर्स दिया गया है। अगर आप VG50 कोड लगाते हैं तो आपको ये कोर्स मात्र 49 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी करें, वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप वीडियो को जैसे ही आप कंप्लीट करें उसके बाद जाएँ प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहाँ से समझ लें। डोमेन नेम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? दोस्तों पूछ रहा है कि डोमेन नाम का पता लगाने और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए हम DNS का प्रयोग करते हैं। मतलब DNS का कार्य होता है URL को IP में कन्वर्ट करना, अनुवाद करना, ये काम होता है DNS का। मतलब URL जो है आपका उसको IP एड्रेस में बदलने का काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और दिए गए हैं ऑप्शंस, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझ लेना, DNS का प्रश्न आ सकता है। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आपको पता होना चाहिए। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस का मतलब सिक्योर होता है। और URL किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है और इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी आपको पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा इनमें से हार्डवेयर नहीं है? दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, OCR हार्डवेयर होता है, प्रिंटर हार्डवेयर होता है, स्कैनर हार्डवेयर होता है। ठीक है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो आपको बताना चाहूँगा इसका हार्डवेयर नहीं है और इसका सही जवाब है MS वर्ड। MS वर्ड एक हार्डवेयर नहीं है, बाकी सभी हार्डवेयर के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मान लें कि प्रत्येक अंक B7 से B2 से B7 सेल में है। मतलब आप ऐसा समझो कि यहाँ से ऐसे कुछ सेल्स हैं, इन सेल्स में B2 से लेकर B7 तक कुछ मान लिखे हुए हैं और उसमें प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम 100 अंक हैं, 100 उसमें जो है मार्क्स का प्रत्येक पेपर है। MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? दोस्तों ये कह रहा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर की हैं और ये 6 सब्जेक्ट हो गए टोटल, B2 से B7 तक 6 सब्जेक्ट, यानी पूर्णांक 600 का हो गया। तो अगर आप इसकी प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो दोस्तों देखो इधर ऑप्शंस में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए सबसे पहले अपने को इसका टोटल निकालना पड़ेगा कि बच्चे ने कितने नंबर प्राप्त किए। ठीक है, टोटल निकालने के पश्चात अपने को इसको गुणा करना पड़ेगा 100 से और उसमें डिवाइड करना पड़ेगा 600 से। अगर आप ये निकालते हैं तो आपकी प्रतिशत निकल जाती है। अगर आपको मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत भी आती है तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राप्तांक को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और पूर्णांक का उसमें भाग दे देते हैं तो प्रतिशत निकल जाती है। तो आप देख रहे हैं टोटल का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। MS एक्सेल में टोटल निकालने का फॉर्मूला सम होता है, बराबर सम। तो यहाँ पर इसका सही जवाब रह जाएगा ऑप्शन बी, बराबर सम। फिर इसके B2 से B7 तक का इसको क्या करना है, टोटल निकालना है, उसमें डिवाइड करना है 600 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। अगर आपने भी यही ऑप्शन सोचा है तो आपका आंसर सही है। आगे हम चलते हैं, कौन सा विंडोज 10 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशनल प्रोग्राम में डाल देता है? दोस्तों विंडोज़ 10 में एक नया फीचर आया है जिसमें हम हाथ से लिखकर मैथमेटिक के कुछ सॉल्यूशंस कर सकते हैं और उस टूल की सहायता से कर सकते हैं। उस टूल का नाम है मैथ इनपुट टूल। यह आपको पता होना चाहिए, मैथ इनपुट टूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, स्निपिंग टूल के बारे में आपको बता दूं। स्निपिंग टूल का प्रयोग हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं। स्निपिंग टूल जो है इसका प्रयोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अटैक मूल संदेश को संशोधित कर देता है? दोस्तों साइबर अटैक के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसा कौन सा साइबर अटैक है जिसमें मूल जो संदेश होता है उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है? और दोस्तों ऐसे अटैक को एक्टिव अटैक कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्टिव अटैक में हमलावर हमारे मूल संदेश में कुछ बदलाव कर देता है और पैसिव अटैक में उस मैसेज को वो डिलीट कर देता है। ठीक है, डिलीट या फिर उसको कॉपी कर लेता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपी और डिलीट करने के लिए कौन सा अटैक है तो पैसिव अटैक होगा और एक्टिव अटैक में उसमें संशोधन वो कर देता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है? प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से समझना है ओनली। प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम वेब पर यानी इंटरनेट पर कुछ खोजने के लिए करते हैं, कुछ सर्च करने के लिए। तो दोस्तों आपको जाहिर सी बात है पता होना चाहिए कि सर्च इंजन का प्रयोग हम करते हैं ऑनलाइन सर्च करने के लिए। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि बीइंग एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है और गूगल भी एक सर्च इंजन है। तो ये तीनों तो इसके आंसर रहेंगे नहीं, इसका सही आंसर रहेगा MS पेंट। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम पेंटिंग बनाते हैं। बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है और पहले भी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। आपको एक और बात मैं आपको साथ के साथ बता दूं, बीइंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है अपना। ईमेल भेजने के दौरान खालिस्तान जो है संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। ईमेल भेजने के दौरान कौन है जो आपके संदेश की सामग्री का वर्णन करता है, मतलब उसमें क्या है उसके बारे में जानकारी देता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में हम सारांश लिखते हैं अपने मेल का कि हमारी जो मेल किससे संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसका प्रश्न सही होगा। अगर हम बात करें कि अटैचमेंट क्या होता है, दोस्तों अटैचमेंट किसे कहते हैं? ईमेल संदेश के साथ जोड़कर भेजी जाने वाले अन्य फाइल, ईमेल संदेश के साथ जोड़कर भेजी जाने वाली अन्य फाइल अटैचमेंट कहलाती हैं। और अटैचमेंट हम जीमेल पर अटैचमेंट का अधिकतम 25 MB तक का अटैचमेंट भेज सकते हैं, इससे अधिक की फाइल हम नहीं भेज सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है,
स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब मेमोरी से डेटा कॉपी करना क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं, रीडिंग कहला जाता है, बर्निंग, बूटिंग और राइटिंग। मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करना रीडिंग कहलाता है। जैसे मैं आपको जानकारी देता हूँ, आपके घर में बिजली का मीटर होता होगा। बिजली का मीटर जो होता है तो हर महीने उसमें एक जो रीडर आता है और उसमें से क्या करता है, रीडिंग लेके जाता है। रीडिंग, तो रीडिंग शब्द से आप समझो उसमें जो सेव है डेटा उसको वो लिखता है या कॉपी करता है, यही तो रीडिंग कहलाया है ना। तो आपको बिल्कुल सिंपल सी ये याद रख लेना है कि कहीं पे जो डेटा लिखा हुआ है उसको कॉपी करना या प्राप्त करना रीडिंग कहलाता है, पढ़ना कहलाता है। जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ने में क्या होता है, कहीं पे डेटा लिखा हुआ उसको हम पढ़ते हैं, हम ग्रहण करते हैं, कॉपी करते हैं, तो रीडिंग कहलाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और लिखना क्या कहलाता है? राइटिंग कहलाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सिंपल सी बात आपको पता हो गया होगा। बूटिंग कैसे कहते हैं? बूटिंग कहलाता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया। कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। ऐसा कौन सा साइबर थ्रेट है, ऐसा कौन सा साइबर थ्रेट है जिसमें आपके कंप्यूटर में जासूसी की जा सकती है उसकी सहायता से? मतलब ऐसा साइबर थ्रेट जो आपके कंप्यूटर में जासूसी करने का कार्य करता है, इसका आपको नाम कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आप कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं और इस प्रश्न का जवाब क्या है। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आप सभी का सही जवाब होगा और आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी। और अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो आप रेगुलर वैकेंसी गुरु से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे वीडियोस देखते रहिए, लाइव सेशन से जुड़ते रहिए। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ से आपको डेली कुछ न कुछ नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। MS एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है? दोस्तों समय के साथ अगर मूल्य बढ़ रहा है, घट रहा है, समय की कहीं पे भी बात आ जाए तो आपको इसका जवाब लाइन चार्ट समझ लेना है। ठीक है, समय की कहीं पे भी बात आ जाए आपको लाइन चार्ट जवाब देना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन की मॉनिटरिंग करता है। दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं इनकी जानकारी रखने वाला जो ऑप्शन होता है उसे ट्रैक चेंजेस कहा जाता है। MS वर्ड के रिव्यू टैब के अंदर ये होता है और उम्मीद करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खालिस्तान का उपयोग वर्तमान विंडो को दो भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज में विभिन्न अनुभागों को देख सकें। मित्रों ये जो है कहना चाह रहा है कि अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं या MS एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आप एक ही टाइम पे डॉक्यूमेंट के दो भागों को देखना चाहते हैं तो आप कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? दोस्तों आप स्प्लिट विंडो का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा स्प्लिट। स्प्लिट को हिंदी में विभाजित करना कहते हैं। स्प्लिट का तात्पर्य होता है, हिंदी अर्थ अगर हम बात करें तो विभाजित करना, विभाजन करना। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आया ग्रिड लाइंस किसे कहते हैं। मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्यूमेंट या MS एक्सेल के अंदर जो ऐसे खड़ी और आड़ी लाइनें होती है ना, ये वाली खड़ी और आड़ी लाइनें, इनको ग्रिड लाइंस कहा जाता है। ये लास्ट टाइम के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ग्रिड लाइंस का। आगे हम चलते हैं। जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो आमतौर पर वो कहाँ पर सेव हो जाता है? अगर आप ईमेल लिखने का काम करते हैं और आपने पूरे मेल पर काम नहीं किया, पहले आपने उसको सेव कर दिया या फिर बंद कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट फोल्डर में चला जाता है। इसे हम ड्राफ्ट कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है 19 नंबर प्रश्न है। गूगल द्वारा एंड्रॉयड उपकरणों के लिए विकसित खालिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर कौन सा है? गूगल द्वारा एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसे हम आप सभी जानते हैं गूगल प्ले स्टोर के नाम से जाना जाता है। गूगल प्ले स्टोर इसका सही जवाब है। आगे हम चलते हैं। 20वां प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ। MS वर्ड में थिसॉरस की शॉर्टकट की क्या होती है? MS वर्ड में थिसॉरस की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट करके इसका जवाब जरूर दें। विंडोज़ 10 में खालिस्तान वेब ब्राउज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया। मतलब विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह नया कौन सा ब्राउज़र आ गया? और मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो नया ब्राउज़र आया है इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। ये एक ब्राउज़र है जो कि विंडोज़ 10 में आया है इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पे और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है
विंडोज़ 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है जिसे विंडोज़ 8 से हटा दिया गया था? मतलब ऐसा कौन सा नया फीचर आ गया जो विंडोज़ 8 में हटा के दिया गया था और विंडोज़ 10 में आ गया? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है स्टार्ट मेन्यू। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू नहीं होता है, तो आपको जवाब देना है विंडोज़ 8 में। ठीक है मित्रों, और यहाँ पर ये विंडोज़ 10 में वापस आ गया है स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, रिसाइकल बिन एक ऐसी जगह जहाँ पर आप डिलीट मैसेज स्टोर करके रखते हैं। आगे हम चलते हैं। खालिस्तान कुंजी आपको कर्सर के दाएं ओर के वर्णों को हटाने में सक्षम बनाती है। मतलब कर्सर के दाएं साइड से अक्षर को मिटाना है तो आप कौन सा बटन दबाएंगे? मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा, कर्सर के बाएं साइड से मिटाते हैं तो हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पर पूछ रहा है दाएं साइड से यानी राइट साइड से मिटाना है तो आप डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा डिलीट। डिलीट डी से डिलीट होता है, डी से ही दायां होता है, और बी से बैक स्पेस होता है, बी से ही बायां होता है। तो बायां साइड से आपको बैक स्पेस याद रखना है और दाएं साइड से डिलीट याद रखना है, दायां डिलीट। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। वाईफाई का पूरा रूप क्या है? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है, वायरलेस फिडेलिटी। इसी के साथ आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि लाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। वाईफाई की तरह एक और नई तकनीक है लाईफाई, उसका पूरा नाम क्या है? इसको आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, गूगल या फिर मोजिला फायरफॉक्स। मित्रों आपको बताना चाहूँगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स तीनों ही वेब ब्राउज़र है, जबकि गूगल जो है वो एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गूगल सर्च इंजन है, बाकी सभी जो है वेब ब्राउज़र्स के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। दोस्तों वैकेंसी गुरु संस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं सर वैकेंसी गुरु क्या है? मित्रों वैकेंसी गुरु एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो RCIT ही नहीं बल्कि कंप्यूटर की सभी प्रकार की तैयारी करवाता है, सभी प्रकार की तैयारी अच्छे से करवाता है, ये भी आप ध्यान रखें। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स में जैसे पटवारी, राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब की तैयारी यहाँ पर होती है। मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम कुछ महीनों पहले हुआ था, उन एग्ज़ाम्स में 25 में से 25 प्रश्न वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल से मिले थे, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF से मिले थे। और हर एग्ज़ाम में, RCIT के एग्ज़ाम में लगभग 35 या फिर 30 से अबू 30 से ऊपर प्रश्न हमारे यहाँ से मिलते हैं। ये आप विश्वास से समझ लें, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मिलते हैं। और आप लोग अगर कंटेंट पढ़ते हैं तो आपको पता भी होगा। ठीक है, पटवारी के भी यहाँ पर जो है एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले ही बैचेज चलेंगे, ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी, लाइव क्लासेज चलेंगी। तो आप में से जो विद्यार्थी पटवारी की तैयारी करना चाहे वो यहाँ से सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकता है। ठीक है, और वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप में तो पटवारी का तथा वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप के अंदर पटवारी और RCIT के सभी कंप्लीट कोर्सेज डाले हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। वहाँ से अगर आपने पढ़ लिया तो आपका आराम से अच्छी परसेंटेज बनेगी। पटवारी में भी आप पूरे प्रश्न कंप्यूटर के सही करके आएंगे। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का वैध उदाहरण है? ड्रॉप बॉक्स, वे2 SMS, पेटीएम और मोनेस्ट इंडिया। मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोबाइल वॉलेट का यहाँ पर सही उदाहरण है मोबाइल वॉलेट का पेटीएम। ठीक है, पेटीएम का प्रयोग करके हम मोबाइल से मोबाइल में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला प्रश्न है HTML बनाने के लिए, HTML क्या बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब HTML क्या बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा, HTML का प्रयोग वेबसाइट बनाने के लिए यानी कि वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विंडोज़ 10 में बुल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है, उसका नाम क्या है? मतलब विंडोज़ 10 में एक इनबिल्ट एंटीवायरस आया है, उसका क्या नाम है जो पहले से ही आता है? और मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका नाम है विंडोज़ डिफेंडर। ये एक एंटीवायरस होता है जो विंडोज़ 10 के अंदर होता है। विंडोज़ 10 में एक एंटीवायरस होता है जिसका नाम क्या है? विंडोज़ डिफेंडर। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पर। कंप्यूटर PD VLSI प्रौद्योगिकी के साथ IC का उपयोग करती है, यानी कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में VLSI का प्रयोग किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि चौथी पीढ़ी में VLSI का इस्तेमाल किया गया था। VLSI को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, यानी जिसे हम CPU कहते हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 29 वाला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है
कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर है? मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इनपुट और आउटपुट डिवाइस, MS वर्ड और एक्सेल, MS पेंट और मैथ इनपुट, और गूगल क्रोम व मोजिला फायरफॉक्स। मित्रों यहाँ पर इनपुट व आउटपुट जो है वो हार्डवेयर के उदाहरण हैं, बाकी ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है और ये भी सॉफ्टवेयर है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। खाली स्थान डिस्क पर एक नामित स्थान है जहाँ फाइल संग्रहित की जाती है, यानी डिस्क पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम फाइल्स को स्टोर करते हैं, उसे हम फोल्डर के नाम से जानते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। फोल्डर के अंदर हम फाइल्स और फोल्डर्स को संग्रहित कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। MS एक्सेल में छोटे चार्ट्स कुछ एक सेल के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश देते हैं और साथ साथ में डेटा को भी प्रदर्शित करते हैं। कौन से चार्ट होते हैं? मित्रों MS एक्सेल के एक सेल के अंदर ही कुछ चार्ट होते हैं जो ऐसे बन जाते हैं सेल के अंदर। उन चार्टों को, ये जो चार्ट होते हैं, इन चार्ट्स को स्पार्क लाइन्स कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब रहेगा स्पार्क लाइन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा उपकरण जो कि एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, यानी डॉक्यूमेंट के हार्ड कॉपी छापने वाला कौन सा डिवाइस है? मित्रों डॉक्यूमेंट के हार्ड कॉपी को जो है प्रिंटर द्वारा छापा जाता है। आपको पता होना चाहिए प्रिंटर। ओके, तो यहाँ पर प्रिंटर चार ऑप्शंस में है ही नहीं, कहाँ पर आप देखोगे नहीं है, तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं जवाब होगा। बाकी यहाँ पर स्थायी पठनीय नहीं है आता, और यहाँ पर आता है कि सॉफ्ट कॉपी पूछा जाता है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी पूछा जाता तो फिर आप मॉनिटर बताते, पर यहाँ पर हार्ड कॉपी पूछ रहा है तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को क्या कहा जाता है? मित्रों डेटाबेस यानी MS एक्सेस में संबंधित डेटा के सेट को रिकॉर्ड कहा जाता है। यानी आप समझे रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड क्या होता है? एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें किसी भी एक टॉपिक से संबंधित सारी जानकारी होती है। ठीक है, तो यानी वो संबंधित डेटा का सेट हो गया ना, उसको रिकॉर्ड ही तो कहेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है, माइंड लगाओ आंसर आएगा। RSCT में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। खालिस्तान का उपयोग उस दस्तावेज में पाठ को शामिल करने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है, यानी प्रत्येक पेज पर दोहराने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? मित्रों हेडर फुटर का प्रयोग प्रत्येक पृष्ठ पर किसी टेक्स्ट को दोहराने के लिए, रिपीट करने के लिए किया जाता है। तो हेडर पेज के ऊपर लगता है, फुटर पेज के नीचे लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मित्रों 35 जो क्वेश्चन है अपना, खालिस्तान प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है। कौन सा प्रोटोकॉल है जो दो होस्ट्स के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? और इसका सही जवाब है SMTP। ठीक है, SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल करके ईमेल भेज सकते हैं। दोस्तों इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ इसका पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएं, वहां से देख लीजिए। और चैनल पर आपके जो है एग्ज़ाम से संबंधित कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है एक, उस प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ को आप डेली रूटीन में देखते रहिए, आपकी अच्छी तैयारी होगी। लाइव क्लास से जुड़ते रहिए, और लाइव क्लास डेली 6:30 बजे होंगी। आपको एक बात और पता होना चाहिए, अगर आपने अभी तक भी वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फटाफट से डाउनलोड कर लें और वहाँ से कंप्लीट कोर्स खरीद लें। आपको मैं गारंटी से विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी अच्छे % RSCT में बनेंगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।